सऊदी अरेबिया का किरदार को आप कैसा देखते हैं? आ गया था कि ट्रंप के लिए ये मोहम्मद बिन सलमान एक दूध देने वाली गाय है। या लेकिन सवाल ये लोग यही उठाते हैं, उससे कोई डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आपस की सेटिंग थी। देखिए, ये जो इस तरह की बातें होती हैं वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी ना फ़लस्तीन के बारे में कोई काम किया है, ना कभी फ़लस्तीन की हिमायत की है। ऐसा होता तो सबसे पहले यहाँ बर्र-ए-सग़ीर में कायद-ए-आज़म वो बिक जाते। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाविया की सेकंड एपिसोड के साथ तज़मीन जावेद हाज़िर है। ये पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया और आज इसकी ये सेकंड एपिसोड है। पहली जो एपिसोड थी जो पॉडकास्ट की, उस पर मुख्तलिफ राय हम तक पहुँची। आप में से बहुत से लोगों ने इसको पसंद भी फरमाया। बहुत से लोगों ने बिल्कुल एक तरह से सही फीडबैक भी दिया कि हमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे ये सेशंस आगे बढ़ते जाएँगे, हम इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लेके आएँगे और ज़रूरी ये चीज़ है कि डिस्कशन को कभी भी रुकना नहीं चाहिए और डिस्कशन होती रहनी चाहिए। हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हमारी बातों में क्या रंग है और कहीं कुछ किसी से ये भी लिखा कि हमारी इन्फॉर्मेशन में कुछ कमियाँ हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशंस में कमी है तो हमें बताइए कि क्या इन्फॉर्मेशन में कमी है। इसी वजह से हमने अपना कमेंट सेक्शन खोल के रखा हुआ है ताकि आप उसके अंदर हमें बताएँ कि आपने ये पॉइंट मिस कर दिया या आपने इस पॉइंट पे थोड़ी-सी जो बात की है वो सही नहीं है, तो हमें लॉजिकली उस पे आप आर्गुमेंट्स को दे सकते हैं। यही ज़ाविया का मतलब यही है कि पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव जो कि आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है और हम किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, मतलब ये कि मुत्तफ़िक भी हो सकते हैं और इख्तिलाफ़ का ये मतलब नहीं है कि आपसे मेरा कोई या हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी। बहरहाल, तो ये सेशन हमने आगाज़ किया। पिछले एपिसोड में हमने मेजर जो हमारी डिस्कशंस थी वो फ़लस्तीन के ऊपर थी और फ़लस्तीन के हवाले से हमने हमास पर कुछ बातें की और जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं उनका तारुफ आप सब जानते हैं। डॉक्टर साबिर अबू मरियम बहुत ही मेहनती इंसान है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे डायनामिक पर्सनालिटीज़ बहुत ही कम है कि जो हमजहद उनकी एक शख्सियत का एक पहलू होता है कि जो रिसर्च का भी काम कर रहे हैं, एक अच्छे स्पीकर भी हैं, डिबेटर भी हैं और फ़लस्तीन के कॉज़ से कमिटेड हैं। उनकी बातों में वो नज़र आता है कि ही इज़ कमिटेड टू द कॉज़। आपका उनसे इख्तिलाफ़ भी हो सकता है, मैंने उनसे पिछले एपिसोड में इख्तिलाफ़ भी किया। तो डॉक्टर साबिर अबू मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। ग़ालिबन पहला एपिसोड लोगों को शायद मुनासिब लगा। आपका इस पे क्या फ़ीडबैक है? कैसा आपको जब वो आउटपुट निकल के सामने आया, तो आपने ये सोचा कि यार ये कुछ कमियाँ रह गई इसमें या उसमें मज़ीद कुछ बेहतरी करने की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया तज़मीन जावेद भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो था लास्ट हमारा एपिसोड, काफ़ी मुझे पर्सनल भी मैसेजेस आए और दोस्तों ने जब देखा, उसको सुना, सारा कुछ किया, कमेंट्स भी ज़ाहिर है उन्होंने किए हैं और मुझे अलग से भी बताया है और उन्होंने ये डिमांड्स भी की हैं कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए और इसको आप जो बेहतरी कर सकते हैं मज़ीद एक्सपर्ट्स के साथ बात करें। तो मेरा ख़्याल है आप ख़ुद माशाल्लाह इस फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं और आप एक तवील अरसे से इसके अंदर शामिल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा पर्सपेक्टिव जनरेट करने के लिए और नौजवानों की आगाही के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनेगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल यही कोशिश होती रहेगी साबिर भाई कि हम इसको मज़ीद जितना हमारे सांसें हैं, जितना हम कर सकते हैं मिलके, लोगों को हम इन्फॉर्म करने का काम हम करते रहेंगे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या पॉडकास्ट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। आ जाते हैं मौज़ू की तरफ। आज मैं ये सोच रहा था साबिर साहब कि क्या मैं मौज़ू का इंतखाब करूँ? बहुत कुछ हुआ है इस 1 हफ़्ते के अंदर। मुल्क की सियासत पर भी बहुत कुछ सारे मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, फिर इमरान खान साहब बहुत ही हर खबर में उनका तज़किरा होता है, बरारबी चीफ़ साहब के उनकी खबरें हैं और नवाज़ शरीफ साहब भी इस हफ़्ते आ गए। लेकिन वो तो चले मुल्क की सियासत थी, लेकिन फिर हमने ये कहा कि जो एक हमने अभी टोन रखा हुआ है इंटरनेशनल अफ़ेयर्स का भी हम उसी पे नज़र बिल्कुल, डालते हैं सही बात। और अगर कहीं कोई ऐसी डिस्कशन जो रेलेवेंट होगी पाकिस्तान के हवाले से अगर वो आ जाती है, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि जो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ भी वो हाँ, एक ऑब्वियसली अगर कोई लिंक्ड कुछ डिस्कशन होगी तो हम उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम अलग से उस पर सवाल करें ताकि नेचुरल लगे लोगों को। बहरहाल, साबिर साहब, इस वक़्त जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक़्त अरब दुनिया के अंदर अरब स्टेट्स ने बाकायदा एक इजलास किया, ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से। जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की उनकी तड़िया आप कह सकते हैं, एक तरह से उन्होंने प्रपोज़ल्स दिए थे कि खाली करो। मिस्र को कहा, उर्दून को कहा कि भाई इनको लो, वहाँ से मुखालफत आई और कुछ ऐसी मुखालफत भी आई कि मिस्र के सदर साहब जो है सिर्सी साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर बहुत ही शौक है इसराइल को गज़ा खाली करवाने का तो अपने सहरा में वो भेज रहा था। इतना इनसेंसिटिव रिमार्क। अलबत्ता आज सऊदी अरब जो अरब स्टेट्स का जो इजलास हुआ उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें आई हैं। उन्होंने ये कहा कि हमास को ये चाहिए कि अगर वो फ़लस्तीन के मफ़ाद के साथ जुड़ा हुआ है,
तो वो सबसे पहले यही करे कि गज़ा की तरक्की करने के लिए अपने पावर्स को सरेंडर कर दे। इस पे आपका क्या तबसरा है? बहुत ही नामाकूल बात है और गैर आकिलाना तजवीज़ है। ये वही बात है कि जो हम पहले दिन से जिसकी तकरार कर रहे हैं कि एक जंग है जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई, पूरी दुनिया जिसके पीछे थी, अमेरिका, यूरोप, खुद इसराइल गासिब। क्या हासिल हुआ? 15 महीने के बाद हासिल क्या हुआ? बिलाखिर उस छोटे से गिरोह के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ा उसकी शराइत के मुताबिक। इसका मतलब था ये जंग हार गए। मैंने लास्ट एपिसोड में भी ये बात की थी। जब ये जंग हार गए, अब उस जंग को ये जीतने की कोशिश में है कि टेबल के ऊपर पहला अटेम्प्ट इन्होंने किया, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने गज़ा को खाली करें, गज़ा खाली करके यहाँ से इनको निकालें और हम इसको डेवलप करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे। उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, उन्होंने कहा हम इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्डिंगें बन जाएंगी, लोग रहेंगे, लेकिन वो गज़ा के लोग नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था जो इसराइल 7 अक्टूबर को चाहता था, वो अब कर दो। हुआ क्या? गज़ा के लोग वापस आना शुरू हो गए, उन्होंने आके अपने वो रबल्स के ऊपर बैठना शुरू हो गए, ख़ैमे लगा लिए हैं, वो तो वहाँ पे रह रहे हैं। वो ये तो मैसेज दिया उन्होंने कि हम तो नहीं निकलेंगे। जब जो हमें मार के नहीं निकाल सके तुम, तो हमें इस तरह भी नहीं निकाल सकोगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका पर्सपेक्टिव है वो ये बनता है, अब जो अरब इजलास की बात की है ना, देखें ट्रंप फेल हो गया। कई दिन तक उन्होंने कोशिश की ये गज़ा के लोगों को निकाले, वो नहीं निकाल सका। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, ये प्रेशर रिवर्स हो गया। अब जब रिवर्स हो गया, पूरी दुनिया ने भी इसकी मजम्मत की, ना सिर्फ पैलेस्टीनियंस ने। अच्छा, दुनिया क्यों मजम्मत करती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद रेजिस्ट करते हैं, जब खुद आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, तो पूरी दुनिया भी आपके साथ हो जाती है। ये इनके साथ हुआ फ़लस्तीन के साथ। स्पेन ने मजम्मत की, यूरोप के कई मुल्कों ने मजम्मत की, सब ने कहा कि गज़ा के लोगों को निकालना, उनको रीसेटल करना, उनको डिस्प्लेस करना ये नहीं होगा। सही। अब जब ये नहीं होगा तो अब क्या मंसूबा है? अब जी जॉर्डन को बुलाया गया, अमेरिका, किंग अब्दुल्ला जी गए थे, जिनके वालिद और उनके दादा का भी किरदार हमें पता है कि इन्होंने हमारी पीठ पे कितने खंजर घोंप रखे हैं। इजिप्ट के साथ इन्होंने बातचीत की, सऊदी अरब के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ इन्होंने बातचीत की और लोगों के साथ की। रिजल्ट ये निकला कि भाई अरब लोग ये जो अरब सरबराही इजलास है ये इसको बुला ले। अब इस जो इजलास की जो कंक्लूजन आया है वो क्या है? वो कहते हैं हमास माइनस। भाई हमास लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर है, उसके साथ वहाँ के 25 लाख लोग उसको वोट देते हैं। सही। आप कहते हैं माइनस, तो फिर ये माइनस फार्मूला तो पहले आपके ऊपर लगाना चाहिए। नहीं, साबिर साहब, ये वही ये बात है। मामला में मुझे याद है कि जब ये जंग हो रही थी, इसी तरह की कुछ खबरें आती थीं और हमने इस पे बाकायदा प्रोग्राम भी किया कि यूएई भी इसमें किरदार एक अदा कर रहा है। उसमें एक फ्रेमवर्क ये बनाया जा रहा था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस पे बात करेगा कि जो सिक्योरिटी है गज़ा की, वो जो पीएलओ है, जो जिसके महमूद अब्बास साहब जो सदर हैं, उनके हैंडओवर की जाएगी और हमास को साइडलाइन किया जाएगा। ये लोगों तो पहले अपनी सिक्योरिटी कर लेनी चाहिए। इनको तो चाहिए कि वो महमूद अब्बास साहब और इनकी सिक्योरिटी वो खुद करें, वो अपनी सिक्योरिटी करें। फ़लस्तीन की सिक्योरिटी करना उनके बस की बात नहीं है, फ़लस्तीनी अवाम ने करना है। देखिए फ़लस्तीनी अवाम जिसको चाहते हैं, उनका महबूब कौन है? उनका महबूब इस्माइल हानिया है, याह्या सिनवार है, ठीक है ना? उसके बाद जो क़यादत वहाँ पे इस वक़्त जो बैठी हुई है, वो उनकी महबूब है। वो उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनका उनके साथ दिली लगाव है, वो कैसे उनको छोड़ दें? अब अरब लीग कहती है कि भई ये गज़ा को डेवलप करेंगे, ये लालच है। यानी रीबिल्ड करेंगे, आप हमास निकल जाए। तो इसराइल भी 7 अक्टूबर को यही कह रहा था सही। कि हम यहाँ जो है हमास को ख़त्म करेंगे। वही वही जब नैरेटिव असले के ज़ोर पे नहीं कर सका, अब वो वही नैरेटिव है। माली वसाइल के ज़ोर पे इनको लेकिन आप ये छेड़ा समझते हैं कि ये नहीं, वहाँ ये के जो अवाम है, उनकी हमदर्दी हमास के साथ है। 100% है। फिर मैं आपको ये कहूँगा ये एक ख़यानत है, जो ये अरब मुल्क कर रहे हैं कि हमास के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमास साइड पर हो जाए। भई हमास एक जिसको कहना चाहिए कि स्टेक होल्डर है वहाँ पर। आप मेन स्टेक होल्डर को निकाल कर कोई सॉल्यूशन कैसे पैदा कर सकते हैं? अगर यही फ़ॉर्मूला लगाना है तो मैं फिर यहाँ पे ये मशवरा देता हूँ कि सबसे पहले ये फ़ॉर्मूला सऊदी अरब में लगाया जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात में लगाया जाए, वो मिस्र में लगाया जाए। जनरल सीसी कौन है? क्या ये अवामी हुक्मरान है? नहीं, ये तो खुद दहशतगर्द है, काबिज़ है। डिक्टेटर है। डिक्टेटर है, सॉरी दहशतगर्द से मैं वो डिक्टेटर डिक्टेटर। डिक्टेटर भी एक तरीके से ये दहशतगर्दी, अगर इसराइल का हामी है तो फिर दहशतगर्दी है। ये साफ-सी बात है, इसमें कोई मुझे खामोश करने की बात भी नहीं है। खुलासा ये है, अगर यही फ़ॉर्मूला लगाना है कि किसी को माइनस करके आपने कहीं फैसिलिटेट, तो भाई सबसे पहले तो आप इजिप्ट को फैसिलिटेट करें, सबसे पहले सऊदी अरब को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये सारे के सारे डिक्टेटर्स और वो के किंगडम्स हैं। इनके अवाम को फैसिलिटेट करें, इनको कहें भाई आपको हम ये देते हैं, आप इनको हटा दें। ठीक है। हमास क्यों माइनस हो? सबसे पहले ये माइनस होने चाहिए जो हमास को माइनस करना चाहते हैं। नहीं, ये तो कोशिशें जारी और सारी हैं जब से 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है। लेकिन वही वाली बात जो आपने पिछले अपने एपिसोड में कही थी कि वो जो नौजवान जो नमूदार होके आए,
कि जब वो इसराइल की यरगमाली हवाले कर रहे थे, तो वो अपने मास्क उन्होंने उठाए हुए, क्योंकि मेरा हमास की पॉलिसी से बहुत इख्तिलाफ है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि 7 अक्टूबर का इक़दाम गलत था और उस पे एक बाकायदा बात भी है। अब आगे चलते हैं, गुफ्तगू को थोड़ा-सा और फैलाते हैं। अच्छा, इस पूरे अरसे के अंदर अ, सऊदी अरेबिया का किरदार को आप कैसा देखते हैं? ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से तासुर ये है कि उन्होंने जो वो भी ख़्वाहाँ थे इस हवाले से कि ये टू स्टेट सॉल्यूशंस की बात हो जाए और उसके बाद जो है हम इसराइल को रिकॉग्नाइज़ भी कर लेंगे, जो 7 अक्टूबर से पहले का की बात थी, और फिर मुआशी इस्लाहात के ज़रिए एक पायदार अमन के लिए कोशिशें की जाएँगी, जो कि ऑन द सरफेस ऑफ इट एक अच्छा प्रपोज़ल लगता है। लेकिन दूसरे आप जैसे लोगों को इस पर इख्तिलाफ क्यों है? पहली बात तो ये है कि जो आपने जिस चीज़ के बारे में कहा कि आपको हमास से इख्तिलाफ है, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ, यहाँ पर इसको दोहराता हूँ कि जो 77 ईयर्स का जुल्म है, जो वहाँ पे जो मज़ालिम है इसराइल के, जो जेनोसाइड है जो फ़लस्तीनियों की, उसका सलूशन क्या है? क्या यही है कि वो मार खाते रहें, अपने बच्चों का कत्ल कराते रहें? फिर आखिर वो रेजिस्टेंस करेंगे, वो उसका जवाब देंगे, वो कम दें या ज़्यादा दें, एक अलग ठीक है, केस है। ठीक है। तो लिहाजा वो उनका राइट है कि वो रेजिस्ट करें, और यूनाइटेड नेशन भी उनको इसकी ठीक है, आपने हवाला दिया था वेरी नेशंस का। आगे बढ़ते हैं कि सऊदी अरब का जो किरदार है, देखिए मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप के पुराने दोस्तों में शुमार होते हैं। पिछली हुकूमत में भी ट्रंप और इनके बड़े गहरे मरासिम थे, जैरेड कुशनर के ज़रिए भी, और बड़ा इन्होंने कारोबार भी किया, और इनके बारे में ये मशहूर हो गया था सऊदी अरब की बारे में, ये हुकूमत के बारे में, कि ये ट्रंप यहाँ से दूध दो रहा है, यानी सऊदी अवसत, यानी इसके बारे में ये इंटरनेशनल मीडिया की टर्म, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी इंटरनेशनल मीडिया पे, अभी आप सर्च करें मिल जाएगा। कहा गया था कि ट्रंप के लिए ये मोहम्मद बिन सलमान एक दूध देने वाली गाय है। वो कैसे? वो कैसे है कि वो दूध दो रहा है, यानी पैसे ले रहा है, यानी सऊदी अरब से पैसा लिए जा रहा है, वसाइल लिए जा रहा है, और अपने आप को और $600 बिलियन की तो अभी फिर इन्वेस्टमेंट की बात तो की है। 600 बिलियन की आते ही उसने कहा कि अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो भाई 600 भी, और फिर दलील करता है इनको। पिछली दफ़ा भी किया, कई बयानात ऐसे दिए जिससे उसने सऊदी शहंशाहों को बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं उनकी डिमीनिंग दिल सही है। अभी फिर वही हरकतें कर रहा है। एक तो ये भी मैटर है ना। अच्छा, सऊदी हुकूमत का जहाँ तक फ़लस्तीन से मुताल्लिक है, देखें, सऊदी अरब लीड कर सकता है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा ये बरादर इस्लामी मुल्क मसला फ़लस्तीन को लीड करे, लेकिन फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक। सही। इसराइल और अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक अगर करेगा, हाँ। तो खुद मुस्लिम दुनिया इसके खिलाफ हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक है, ये इत्तेहाद की राह में एक रुकावट है। जब आप अमेरिका और इसराइल के साथ बैठ गए हैं, इसका मतलब आप मुस्लिम दुनिया से दूर हो रहे हैं। सही। हम ये चाहते हैं कि ये सऊदी अरब एक ऐसा रोल प्ले करे कि आगे बढ़े, पूरी मुस्लिम दुनिया इसके पीछे हो, फ़लस्तीन लेकिन मसले को हल एक करे। बयान जी, सॉरी, जो टू स्टेट वाली इन्होंने बात की, मुआशी इस्लाहत, देखें, कभी भी किसी कौम को, किसी नेशन को, किसी आइडियोलॉजी को आप दौलत, माल, ऐशो-इशरत देकर नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले यहाँ बर्र-ए-सगीर में कायद-ए-आज़म वो बिक जाते। तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना? क्या कायद-ए-आज़म को ऑफ़र नहीं थी? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को नहीं ऑफ़र्स की थी? सारी चीज़ें उस ज़माने में भी मौजूद थी, ठीक है ना? तो ये नहीं हो सकता कि आप फ़लस्तीनियों को कत्ल भी करें, उनके घरों को तबाह भी कर दें, 65,000 70,000 लोग जो है वो 15 महीने में मार दें। अब आप कहें कि भई क्योंकि तबाह हो गया है, हम इसको ब ब बनाने के लिए कहते हैं कि आप बाहर निकल जाएँ, आप इस रास्ते से हट जाएँ, हुँ। आप ये कर लें, आप ये नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, आप मेरे ये ज़हन में नामाकूल बातें हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन साबिर साहब, आपने ये हवाला दिया इस हवाले से कि ट्रम्प ने हमेशा डिमीन किया है वहाँ के सऊदी अरेबिया के वहाँ के जो हुक्मरान हैं। हमारा ब्रदर मुल्क है, हम भी चाहते हैं कि सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक अच्छा रहे। एक बयान मेरे ज़हन में गुज़र रहा है। अगस्त में मोहम्मद बिन सलमान का एक बयान, जो उन्होंने किसी यूएस ऑफ़िशियल से बात की थी और अपने कुछ कंसर्न्स उसमें एक्सप्रेस किए थे, और उन्होंने ये कहा था, और वो बयान उन्होंने कोट किया कि उन्होंने, उनकी जो गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मुझे खदशा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो मोहम्मद बिन सलमान को किससे खतरा है? उसको अपने ये जो खतरे की बात है, ये और ये हवाले जो बयान दिया था उन्होंने फ़लस्तीन के ही कॉन्टेक्स्ट में दिया। इनको कौन मार सकता है? सबसे पहले इनको इनके ख़ानदान के लोग मार सकते हैं, इनकी तारीख़ है। इनकी तारीख़ में हमेशा यही रहा है कि बाप-बेटे लड़े हैं, चचा-भतीजे लड़े हैं, भाई-भाई लड़े हैं। इस ख़ानदान की तारीख़ है। तो इनको ख़तरा उन शहज़ादों से है जिनको इन्होंने नज़रबंद कर रखा है। कुछ इनके चचाज़ाद हैं जिनको इन्होंने चिलावतन कर रखा है। ठीक है ना? ये इंटरनल इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत हैं। इनको कौन मार सकता है? इनको सबसे पहला ख़तरा उनके साथ है, कोई मुसलमान इनको नहीं मारेगा। हम इनको जितने भी मुसलमान, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों ने कभी तारीख़ में ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया।
उन्होंने दुख उठाए हैं, रहमतें उठाई हैं, मुश्किलात उठाई हैं, कत्ल व गारत उठाई है, लेकिन आप देखें कभी किसी के खिलाफ उन्होंने बात की? वो बात भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें यही पता है कि क्योंकि हमने मुसलमानों को मुत्तहिद करके चलना है। वो इस इत्तेहाद की खातिर ये काम नहीं करते, और ये तो दूर की बात है कि कोई फ़लस्तीनियों से उनको ख़तरा हो। फ़लस्तीनियों से ख़तरा नहीं है, उनको अपने अंदर, अपने घर से ख़तरा है। उनको कोई नहीं मारेगा, या फिर उनको मारेगा तीसरी बात, ये तारीख़ है। जिस किसी ने अमरीकी हुकूमत से दोस्ती की, अमरीकी हुकूमत ने उसको बिलवक़्त बिलाखिर कभी न कभी मार दिया। कैसे मारा, किस तरह नहीं, मारा, अब ये क्या नहीं, लेकिन जमाल खाशोगी के मामले पे जो कि सीआईए की पूरी रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने इम्प्लिकेट कर दिया था तो डील हुई ना क्रा उसके बारे में क्राउन फिर। प्रिंस को, लेकिन अमेरिका ने बचाया उनको फिर बाद में। अमरीका से डील हुई ना, दूध जो दोहा उससे। ये अच्छा, मैं आपसे बता रहा अच्छा। हूँ। दूध दोहने वाली गाय क्यों कहा गया इसको? ठीक है। बहरहाल तो सऊदी अरबिया के हवाले से आपने आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू फरमाई और मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, गो के वो चाह रहे हैं कि इकॉनमी उनके मुल्क की जो है वो सस्टेन करे, वो वहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं, जो कि मैं उसको पर्सनली बहुत पसंद भी करता हूँ, जो इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए। लेकिन पॉलिटिकल हवाले से जो उनके नज़रियात हैं थोड़े-से वो कंट्रोवर्शियल तो हैं। ख़ास तौर पे जो एक अपैरेंट हिपोक्रेसी है, वो थोड़ी-सी जो है वो सही नहीं है। हिपोक्रेसी मेरे ख़्याल से गैर पार्लिमानी लफ्ज़ तो नहीं है ग़ालिबन। हो सकता है लोग इस पे भी एतराज़ करते हैं, भाई आप आप ही हैं, आप कोई हिपोक्रेसी भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, नहीं, सहाफ़ियों को भी तो अपना एक एक डेकोरम और ये सहाफ़त है, और कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। ईरान के किरदार को दुनिया कैसे देखती है? दुनिया के अंदर हमने देखा कि मैंने जब ये ईरान ने अपना एक रिटेलिएट किया, हमने ये देखा कि जो पहला जो रिटेलिएशन का उनका 2024 के अप्रैल में आया था, आपको याद होगा बिल्कुल। कि जब शाम में इनकी एम्बेसी पे इसराइल ने एक अटैक किया था, जिसमें आईआरजीसी के कमांडर शहीद हो गए थे। तो ईरान ने फिर उस पे रिटेलिएट किया। अच्छा, उस वक़्त लोगों में ये बात थी कि ईरान कभी भी इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे कोई एक बहुत ही पाकिस्तान के अंदर एक मुतनाज़िर शख्सियत थे, उनका एक बयान चलाते रहते थे कि अगर कभी मैं यहाँ बोल नहीं सकता कि ईरान ने इस तरह का भी इसराइल पर अटैक किया तो कुछ कर जाना मेरी खबर में। बहरहाल, लेकिन वो हो गया और ईरान ने अटैक किया। लेकिन सवाल ये लोग यही उठाते हैं, उससे कोई डैमेज तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपस की सेटिंग थी। देखिए, ये जो इस तरह की बातें होती हैं, वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी ना फ़लस्तीन के बारे में कोई काम किया है, ना कभी फ़लस्तीन की हिमायत की है। इनका काम है कि तफ़रक़ा की जो है वो इजाद करना, वो नफ़रत इजाद करना और मैनिपुलेट करना चीज़ों को, और हर वो बात करना जिसका फ़ायदा अमेरिका और इसराइल को मिले, पहली बात। दूसरा इसका दाविया ये है कि देखिए, ईरान ने जो अटैक किया था, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जो पढ़ी लिखी दुनिया है, वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसमें क्या नुकसान हुआ था। देखें, जिस जगह पे प्लानिंग हुई, जो 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 ज जो 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 इस्राएली मोसाद ने जिस हेडक्वार्टर में एम्बेसी पे अटैक करने का प्लान बनाया, और जिस एयरबेस से F-35 उड़कर वहाँ पर बमबारी करके आए, उन 2 मेन ठिकानों को ईरानी पहले हमले के अंदर निशाना बनाया गया, जो उनका फ़ौजी टारगेट था। उनका ये टारगेट तो नहीं था कि जाकर पूरे मकबूजा फ़लस्तीन में सेहूनी बस्तियों पे बमबारी कर दें, जो इसराइल वो गज़ा में कर रहा है। अगर यही करना होता तो फिर तो कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ तो है ना, ऑब्वियस वैल्यूज़ तो बरकरार रखनी पड़ेगी ना, ज़ाहिर हमारे ऊपर ये वैल्यूज़ है, हमारे ऊपर ये बाइंडिंग्स है बाइंडिंग्स। कि हम ये नहीं कर सकते। हमने ये किया, जहाँ से प्लानिंग हुई वो निशाना सीआईए का, सॉरी, वो मोसाद का जो हेडक्वार्टर था एक, वहाँ पे निशाना किया गया, और एक एयरबेस को निशाना बनाया गया, जो अभी तक कहा जा रहा है कि वो ज़ेरे तामीर है। दोबारा वो बहाल उस तरह से 100% नहीं है, वो 50% काम कर इसराइल के अंदर। इसराइल के अंदर, तल अबीब में। तो वो उन्होंने फ़ोकस टारगेट था उनका, और फिर नहीं, कोई उन्होंने मिलिट्री में कुछ कैजुअल्टीज़ हुई थी वहाँ पे? मिलिट्री की कैजुअल्टीज़ भी थी उनकी, अच्छा। 10 के करीब तो उन्होंने बताई थी, लेकिन देखें, वहाँ सेंसरशिप बहुत है। वो खबरें कौन देगा वहाँ से आपको? कोई ईरानी न्यूज़ चैनल तो वहाँ काम नहीं कर रहा, कोई कोई लेकिन आप सब तो काम नहीं कर अल रहा। जज़ीरा ने भी कोई ऐसी रिपोर्टिंग हमें नहीं की अल जिस पे जज़ीरा भी, कैजुअल्टीज़। देखें, वो अल जज़ीरा भी कौन-सा तल अबीब में काम कर रहा है। अल जज़ीरा वो गज़ा में काम कर रहा है, वो आपको वो गज़ा की खबरें दे रहा है, वो मिस्र की खबरें दे रहा है, लबनान की खबरें दे सकता है। वो तल अबीब की खबर नहीं दे सकता कहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ तो सिर्फ़ वही लोग हैं जो हैं, अच्छा, और कंट्रोल्ड है, सेंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो सेंसर्ड में कौन आपको देगा खबर? ठीक है। ये बुनियादी मसला है। तो वो टारगेटेड ऑपरेशन था, और उसने अपने अहदाफ हासिल किए। लेकिन यही इसी ईरान को मज़ाक भी बहुत उड़ा, अगस्त के महीने में ग़ालिबन अगस्त या सितंबर का अगस्त था, कि जब इस्माइल हनिया की असैसिनेशन होती है, जो कि वो देखिए, ईरान सिर्फ़ एक दफ़ा की बात नहीं है। मैंने इस पे पोस्ट लिखी, लोग मेरे ही खिलाफ हो गए कि आप ईरान पे तनकीद कर रहे हैं। ईरान और वाक़ई तनकीद बनती थी कि ईरान के अंदर एक स्टेट डिग्निटरी आया हुआ है, जिसको वहाँ के सुप्रीम लीडर ने मदऊ किया हुआ है। मसूद पज़ेश्कियान साहब की जो हल्फ़ बर्दारी तकरीब थी, उसके लिए वहाँ पे गेस्ट हैं वो।
वो एक घर में रुके हुए हैं, वहाँ पे उनकी असैसिनेशन होती है, पहले खबरें आती हैं कि प्लांटेड बॉम्ब था, फिर खबरें आती रहीं कि ड्रोन अटैक था, जो भी था। और ये सिर्फ़ पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इनके कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं ईरान के अंदर। ईरान बातें तो बहुत बड़ी करता है, लेकिन उसके अंदर जो सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, वो तो बहुत शदीद लेवल के हैं। देखिए, उसको एक तहकीकी अंदाज़ में समझना चाहिए कि जब से ईरान में इनकलाब आया है, तो उनकी क्या मुश्किलात हैं। उनके 72 पार्लियामेंटेरियंस एक धमाके में उड़ा दिए गए। सबसे बड़ी कार्रवाई थी ये, पार्लियामेंट टॉप लेवल के लोग थे जिन्होंने इनकलाब लाए थे। जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उस वक़्त इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी क़यादत में जिन्होंने काम किया था, वो पूरी एक बड़ी क्रीम जिसको आप कहते हैं ना क्रीम, उस स्टेट की क्रीम उड़ा दी गई, बम धमाकों में। फिर मुख्तलिफ टारगेट किलिंग्स के अंदर लोगों को कत्ल किया गया, साइंसदानों को कत्ल किया गया। बहुत बड़े उनके साइंसदान आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कत्ल किया जी, गया। बिल्कुल, ये फ़खरीज़ादे जो थे, वो उनको एक बहुत ही एक अजीबो-गरीब किस्म की कार्रवाई में उनको जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया कि वो गाड़ी में थे और वो फिर हुँ। वो शहीद हुए, उनकी वाइफ़ उनके साथ बैठी थी, वो बच गईं। क्योंकि निशाना वो था और सारा इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल था। देखिए, दुश्मन बहुत बड़ा है। दुश्मन कौन है? अमेरिका है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हम दुश्मन की सलाहियतों का एतराफ़ भी करते हैं। अमेरिका ठीक है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, इसराइल भी दुश्मन भी बहुत बड़ा है। और ईरान कितना है? ठीक है, ईरान उसके मुकाबले में बिलाखिर बहुत कम है, लेकिन उस कम सलाहियत के साथ भी वो स्टैंड करता है, वो खड़ा रहता है, वो फेस करता है इन मुश्किलात को, इन मुश्किलात के अंदर झुकता नहीं है। साइंटिस्ट मारे जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन, फलाँ-फलाँ मुख्तलिफ दाइश का अटैक हुआ उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे, बहुत ये सारे हुआ हादसात हुए। 2017 में, जी। और सबसे बड़ा फिर ये कि इस्माइल हानिया साहब वहाँ पर इस टेररिस्ट कार्रवाई के अंदर शहीद हुए कि जो ना ये कोई ड्रोन था, ना कोई बम था, ये एक मिसाइल फायर किया गया था। और मिसाइल कह रहा हूँ, एक रॉकेट टाइप अच्छा, मिसाइल जो है वो फायर किया गया था 7 किलोमीटर की रेंज से। 7 किलोमीटर की रेंज अब से। ज़ाहिर है कि ये तो 7 यानी ये किलोमीटर कि की रेंज का मतलब है कि जो जासूस हैं, जो नेटवर्क है वो दुश्मनों का, वो इसी सर्कल में था कहीं, नहीं, तो यानी ये हुआ साबिर भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जासूस पेनिट्रेट कर चुके पेनिट्रेट हैं। कर चुके हैं। तो अगर बिल्कुल, कोई जासूस पेनिट्रेट कर रहा है, तो देख मैं ये असम्पशन बेस्ड सवाल है, तो कहीं न कहीं ईरान के रोग एलिमेंट्स यानी कि जो वो एलिमेंट्स के जो ईरान के खिला अंदर कहीं हैं, उनका उनका साथ है फिर तो। हर जगह ये होता है। ईरान कोई अनोखी चीज़ नहीं है। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ईरान कोई एक आइडियल ऐसी कोई सिक्योरिटी वाली कोई स्टेट नहीं है कि जहाँ पर कुछ नहीं होगा। मसलन वहाँ अगर 100 अटेम्प्ट किए जाएँगे तो 99 रुकेंगे तो 1 हो जाएगा। सेम पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान की कितनी ताकतवर फ़ौज है, कितनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी है। लेकिन बिलाखिर कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कभी न कभी कोई हादसा हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि 20 ऐसे वाक़यात होने वाले थे जिनमें से रोकते-रोकते 20 दफ़ा 21वीं दफ़ा वो छोटे से किसी काम में कामयाब हो गए। सेम यही चीज़ वहाँ ईरान में होती है, सेम यही चीज़ दुनिया के दूसरे मुल्कों में होती है कि इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है लेकिन कहीं न कहीं पे कोई न कोई काम बिलाखिर है कि वो भी इंसान है काम करने वाले, कोई भूल-चूक होती है उनसे भी। और फिर जो जासूसी सिस्टम है, जो नफूज़ है, जो इन्फ्लुएंस है, ये दुनिया की हर मुल्कों की सियासत में और हर मुल्कों की सिक्योरिटी इदारों के अंदर मौजूद है। ठीक है। जब ईरान के अंदर ये हो सकता है तो ईरान भी खबर आती है कि इसराइल के अंदर 2 जासूस पकड़े गए वो मोसाद के, जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। मोसाद की खबरें ईरान को दे रहे थे। ये दो तरफ़ा काम है। अगर वो इधर करते हैं तो ये भी करते हैं, ये करते हैं तो वो भी नहीं, करते हैं। अच्छा ईरान के इस इक़दाम पर जो कि वो करता है, जो कि आप भी मुझे इस पे थोड़ा-सा वाज़िह जवाब दीजिएगा। क्या ईरान बाकायदा तौर पे हिज़्बुल्लाह और हमास का फाइनेंसियर है? बिल्कुल 100% है। इसमें कोई देखिए फाइनेंसर नहीं कहना चाहिए, सपोर्टर कहना चाहिए। सपोर्ट अलग चीज़ है, फाइनेंसिंग अलग चीज़ है। फाइनेंसिंग एक होती है प्रोफ़ेशनल मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है कि आप किसी को फाइनेंस करते हैं, अपने मफ़ाद के लिए कोई काम हासिल करते हैं। ईरान फाइनेंसर नहीं है, ईरान एक सपोर्टर है, आइडियोलॉजिकल सपोर्टर है। वो कहता है कि ये हिज़्बुल्लाह है, ये हमास है, ये फ़लाँ है, हम इनकी स्ट्रगल की हिमायत करते हैं। हम इनके लिए नहीं लड़ते, ना ये हमारे लिए लड़ते हैं। कभी तारीख़ में मुझे साबित कर दें, चलें आज आप यहाँ पर, मैं आपकी रिसर्च है, आप मुझे बताएँ, एक वाक़या बता दें कभी ईरान ने कहा हो कि हमारी खातिर एक मिसाइल चला दो। नहीं, वो तो सामने तो कभी नहीं कहेगा ना सर। पीठ पीछे कह दिया हो, अगर पीठ पीछे भी कहा होता तो आज तक ये जदीद दुनिया है, कोई ना कोई नहीं, प्रोपेगेंडा आपको सामने कैसे आता। पता होगा पीठ पीछे रिपोर्ट थोड़ी होगा पीठ पीछे। क्यों नहीं होगा रिपोर्ट? अंडर द कवर कुछ और बात होती है। ये दुनिया यही है कि आज की दुनिया कोई छुपी हुई 100 साल पुरानी दुनिया नहीं है। आज तो एक-एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है जब अमेरिका ये सारी चीज़ें देख लेता है कि कहाँ पे बमबारी करनी है, कहाँ करना है। तो नहीं तो सर यार, वो कत्ल कर नहीं यार, सकता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान हमास का सपोर्टर है, ओपनली भी वो कहता है, तो 7 अक्टूबर के कदम में
7 अक्टूबर का एक्शन में ईरान का साथ था हमास के बिल्कुल साथ। साथ था, 100% था। ईरान ने अभी तक ऑफिशियली इस बात को एडमिट नहीं किया बेशक है। वो ना करे, लेकिन ईरान का मतलब ये है कि जो इस्लामी मुज़ाहमत की तहरीकें हैं, वो कोऑर्डिनेटेड थी, क्या कहना चाहिए कि वेल इन्फॉर्म्ड थी। ये ऐसा नहीं था कि ये कोई हो गया और वो ईरान कहता है कि बस में कोई कहे कि वो ईरान में नहीं था। ईरान अगर ना होता तो फिर ईरान की वो जो पॉलिटिक्स है कुछ और होते, ईरान के एक्शंस कुछ और होते। ठीक है ना? हिज़्बुल्लाह 8 अक्टूबर को खुद से नहीं तो पे 120 किलोमीटर बॉर्डर पे जंग का आगाज़ नहीं करता। नहीं पे ईरान पे तो चलें, ये तो इसराइल तो चलें ऑक्यूपाइड टेरिटरी फ़लस्तीन पे करता है। फ़लस्तीन एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, लेकिन ईरान पे तो ये जो यमन के हौसीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने का भी इल्ज़ाम लगता है। यमन के हौसीज़ के बारे में राय ये है कि वो लेजिटिमेट नहीं है, उन्होंने वहाँ की लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया है। तो ईरान भी तो एक तरह से डिस्टेबलाइज़ेशन रीजन में फैला रहा है। देखें, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहाँ की आप कह रहे हैं, वो कभी भी लेजिटिमेट नहीं थी। लेजिटिमेट तब होती है जब आवाम साथ हो, जब अब्दुल रब के खिलाफ और मसूद अब्दुल रब के खिलाफ जब लोग खड़े हो गए हाँ। यमन में, आवाम खड़ी हो गई ना। आवाम ने कहा कि भाई अब ये नहीं चलेगा सिस्टम, यहाँ पे इलेक्शन कराओ, नया सिस्टम लाओ। अब्दुल रब ने कहा नहीं, हम तो नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे तो क्लैश हो गया, आवाम सड़कों पे निकल आई। आवाम ने कोई कत्लो गारत के जरिए तो ठीक है, ठीक है। उसको लेजिटिमेट नहीं ठीक है, कहेंगे। उनका चलिए लेजिटिमेट के लफ्ज़ में वापस क्लियर लेता कर, हूँ। सही है। सऊदी अरब ये चाहता था कि मसूद अब्दुल रब वहाँ पे जो है वो जो है वहाँ पे हुक्मरानी करे हाँ। और हमारा काम करता रहे। यमन की आवाम ने कहा कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम ये नहीं करेंगे। उसने कहा हम आपके गुलाम नहीं हैं। यमन खड़ा हो गया, यमन ने हुकूमत बना ली। आज यमन की हुकूमत है या नहीं है? अगर वो लेजिटिमेट था तो वही रहता। अगर लेजिटिमेट अगर उसके साथ आवाम थी, फिर उसको कोई नहीं हटा सकता था, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट थी अमेरिका की जो उसको सपोर्ट कर रही थी। इधर भी अगर आप ये समझते हैं कि ईरान उनके अंदर मुदाखलत कर रहा है, देखें ईरान का बड़ा क्लियर स्टांस है। मुझे नहीं पता कि ये यानी लोग इसको कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं। ईरान अपनी एक ज़ाहिर है कि एक खित्ते में है, ये वेस्ट एशिया के अंदर है और वो चाहता है कि वेस्ट एशिया के अंदर उसकी थाह जो है वो तसल्लुत बरक़रार है। बनी रहे। तसल्लुत नहीं कह सकते, तसल्लुत तो कभी उसकी तारीख में आई नहीं ना। उसने अभी तक कहीं किसी पे हमला करके तसल्लुत लिया हो। बहरीन उसका पार्ट था, आपने तोड़ दिया। वो तो आज तक उसने वापस हासिल करने के लिए वो जंग नहीं छेड़ी आपके साथ, बर्दाश्त किया हुआ। थ्रू प्रॉक्सीज़ तो अपने अपने इंटरेस्ट को तो आगे कर रहा है। अगर ये प्रॉक्सीज़ हैं तो फिर इसराइल दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी है अमेरिका की। अगर आप कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह, हमास और यमन के लोग अगर ये जो आप ये समझते हैं कि ये उसकी ईरान की प्रॉक्सी है, तो फिर ऐसा नहीं है। हकीकत बरअक्स एक्सिस ये है, ऑफ रेजिस्टेंस को लीड तो ईरान ही कर रहा है ना। बेशक कर रहा है। इसमें लीड करने में कोई बुराई तो नहीं है, अगर किसी को उसका हक दिलाना है। ये दुनिया में क्या बात होती है? अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि हम आए हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाएँगे, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ देंगे। वो क्या करता है? ख़वातीन को लाके उस सड़कों पे, क्या ये हकूक़ है? यही काम अगर जब ईरान करता है तो आप कहते हैं ये बुरा है। ईरान कहता है कि हम हकूक़ की उसमें आपको ख़वातीन को एक अच्छा मेयार दें। नहीं, हम किसी और तरफ ना चले जाएँ। हाँ, वो मैं आपको सम लेकिन यानी आप आप औरत मार्च को ये समझते हैं कि अमेरिका की लॉन्च से है। बिल्कुल 100% अच्छा, ये सारा उनका प्रोजेक्ट है। अच्छा। इसी तरह अब जब अगर अमेरिका बदमाशी कर रहा है खित्ते में तो ईरान उसको जवाब देगा। ये रेजिस्टेंस है, ये बदमाशी नहीं है, क्योंकि बदमाशी का आगाज़ अमेरिका ने किया है। अमेरिका दूसरी जगहों पर आकर, अमेरिका के पास क्या राइट है कि सीरिया में फ़ौज बिठाता है, इराक में फ़ौज बिठाता है, ये यहाँ पर अपना बहरीन में, कतर में, कुवैत में, यहाँ पे इसने क्यों फ़ौजी अड्डे बनाए? यहाँ इसको किस चीज़ का खतरा है? यहाँ इसकी क्या, इसकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर वो यहाँ पर बदमाशी करता है, फ़ौजी तसल्लुत हासिल कर रहा है, तो फिर ये ईरान क्या, ये हर आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का राइट है कि वो इस तसल्लुत के खिलाफ अपना काम करे। तो ईरान वो काम कर रहा है। ये काम तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। ये काम तो हमारे हर उस आज़ाद मुल्क को करना चाहिए जो अपनी खुद मुख्तारी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखना चाहता है। ये मैं सोचता देखिए, ये कैसी बात है कि जब इसराइल पे हमला होता है, तो इसराइल को पहले से अमेरिका खबर दे देता है, और ईरान पे जब हमला होने वाला होता है, तो ईरान को भी खबर पहुँच जाती है। तो अमेरिका ही खबर पहुँचा रहा है, लड़वा भी रहा है, खबर भी पहुँचा रहा है। हूँ। देखें, ये क्या खेल है साहब साहब? देखें, ये खेल नहीं है, ये पॉलिटिकल, इसको उसके अंदर देखना चाहिए सिनेरियो में कि देखें कोई छुपी हुई बात कैसे पॉलिटिकल हो गए साबिर साहब? अगर अगर ईरान अपने देखिए, आप को कहता है कि हम विलायत फ़क़ीह के मानने वाले हैं, वहाँ का जो पूरा गवर्नमेंट का सेटअप है, वो कहता है कि हमारा एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है। रिलीजन और पॉलिटिक्स ठीक है, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स अगर सेक्रेट तरीके से की जाए तो हिस्सेदार है, लेकिन अगर आप कहते हैं अमेरिका जो है बर्ग-बर्ग अमेरिका के नारे आप लगाते हैं और आप उन पे इस तरह की तनकीद करते हैं, अमेरिका आपको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, यहाँ पर थोड़ी-सी इसको सही करने की ज़रूरत है कि अमेरिका ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिकी ओहदेदार उन चीज़ों को एनालाइज़ करके पेशेनगोई करते हैं कि जो ऑलरेडी अनाउंस्ड है। ईरान ने छुप के तो हमला नहीं किया। शाम में जो जो आपने हवाला दिया कि शाम में जब उन पे हमला हुआ तो ईरान ने कहा हम इसका जवाब देंगे। ठीक है।
ये अनाउंस हो गया। वो कब देंगे, अब हाँ उसको देने के लिए अब देखें अब क्या हो रहा है। अब तैयारियां शुरू हो गई, आपने बयान दिया, मैंने दिया, इन्होंने दिया, अब वो स्टेट के सारे लोग जो है ना बयानात दे रहे हैं। इससे एक चीज़ एनालाइज की जा रही होती है कि भाई अब अच्छा एक ये होती है। फिर उन दिनों के हालात देखें कि जो फॉरेन मिनिस्टर था उनका, अमीर अब्दुल्लाहियान, किस तेज़ी के साथ वो जो है वो पूरे अरब खित्तों में जा रहा था और जाकर उसने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बैठ के डायलॉग किए। ये जो डायलॉग किए ना, ये अमेरिका तक गए हैं। ठीक है ये सारे अरबों ने पहुँचाए। सर भाई हमारे पास अब्दुल्लाहियान आए थे, उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि मारना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मारना है। कब मारना है? जैसे ही उसके 3 दिन में दौरे खत्म हुए तो अमेरिका एग्जैक्ट सुने, टाइमिंग सुने, कैसे पता चल जाता टाइमिंग नहीं, उस अमेरिका ने ये एनालाइज किया, इसको इमेजिन किया, assumption दी। है इमेजिनेशन नहीं, सही नहीं थी। उसने कहा कि जो ये हमें हरकतें नज़र आ रही हैं इनके फॉरेन ऑफिस की, इससे लगता है कि 72 घंटे में या उससे कम में ये करेंगे, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है। वो क्यों? अमेरिका ने बैकडोर चैनल से बात भी की। अमेरिका ने कहा कि हमला रोक दो। जब इधर से दो टोक बयान चला गया, उनको जवाब दे दिया गया टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में एक जगह पर, जो इनडायरेक्ट थी, उसके ज़रिए भी उसको बता दिया गया कि नहीं हम तो करेंगे भाई, हम रुकने वाले नहीं हैं, ये हमारी सोवरेनिटी का मसला है। ठीक है तो अब ये अमेरिका को पता था कि अब हमारे फ़ोन कॉल के बाद भी ये इसने होना ही। लेकिन अमेरिका ये अमेरिका ने इसराइल को तब बता तक अमेरिका रूस तो तय कर रहा है ना। अमेरिका ये कह रहा है ठीक है कि तेरे को मैं रिटेलिएट करना है तो कैलकुलेटेड होना चाहिए यहाँ नहीं, ये यहाँ उसने नहीं कहा। ये तो ईरान की अपनी एक बाइंडिंग्स है, उसकी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी की एक बाइंडिंग है कि जिसने अवाम पे नहीं, उसने टारगेट्स पे किया। तो इसराइल ने भी अवाम पे नहीं किया ईरान के अंदर, वो उसने भी टारगेट्स पे किया। इसराइल ने शाम में उनके ऑफिशियल्स को किल, शाम को ऑफिसर्स को किया एम्बेसी को टारगेट किया ना। लेकिन ईरान इन्होंने दुनिया में देखें, दूसरा भी तो अटैक हुआ ना ईरान के अंदर। ईरान चाहता तो दुनिया में किसी मुल्क में इसराइल की सफारत खाने पे भी हमला कर लेता। ये भी तो कर सकता था ना, ये सबसे आसान था। वो तुर्की उसके पड़ोस लेकिन में था। सर पे वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं अगर उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो यही जाए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखें, इस काम के अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी, जिसको समझने की ज़रूरत है, वो यही थी कि जिस वक़्त ईरान ने ये काम किया, बहुत ही कैलकुलेटेड किया। किसी ने कैलकुलेट करके नहीं दिया, बल्कि इन्होंने खुद उसको कैलकुलेट करके किया। क्या कैलकुलेशन? जिस वक़्त वो मिसाइल जा रहे थे, मिसाइल जाना कोई बड़ा काम नहीं था मेरे नज़दीक। मिसाइल्स का निशाने पे लगना भी कोई मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत मामूली है। सबसे बड़ा काम इसमें ये था कि जो इनकी डिप्लोमेसी थी, कि पूरे खित्ते के ममालिक या तो खामोश थे या इनके साथ, 2 ही ऑप्शन थे उनके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से जिस मुल्क के ऊपर से भी इनका मिसाइल गया, रास्ते में किसी ने रोकने की मजाल या जुर्रत नहीं की। इसका मतलब था कि ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के कंट्रोल को दिखाया कि खित्ते में उसकी से है। कुछ कह रहे हैं इंटरसेप्ट हुए थे जॉर्डन जॉर्डन में एक जगह पे हुआ ना, बाकी तो बीच में देखे ना बहुत सारे मुल्क और भी हैं। एक से कुछ नहीं होता। जॉर्डन तो शुरू से मैंने कहा गद्दार है, गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार। अच्छा ठीक है ना, पूरी हिस्ट्री है। लिहाजा इस बात को समझना चाहिए कि जब ये कैलकुलेटेड है तो इन्होंने कैलकुलेट किया ना। इन्होंने अपने पड़ोसियों को, अपने खित्ते के अंदर लोगों को बाउंड किया कि भाई आपने, हम ये करेंगे, आपने या हमारे साथ है या दुश्मन के साथ है। तो खित्ते की रियासतों ने फैसला किया नहीं भाई, हम खामोश रहेंगे या ईरान के साथ है। ये कामयाबी है। सेकंड टाइम भी यही हुआ है। अभी थर्ड भी वो कह रहे हैं कि हम मारेंगे। वो पता नहीं कब मारेंगे, ये भी उनका मसला है, वो कब मारते हैं कब नहीं मारते। इसी पे इससे एक और सवाल पैदा होता है ईरान के हवाले से। ईरान पर ये मेरा आखिरी सवाल इस सेशन के अंदर, कब अपने आप को डिक्लेयर करने जा रहा है वो न्यूक्लियर स्टेट? ये मैं और आप तो हमें नहीं पता कि वो नहीं इन्फॉर्मेशन तो आती हो कब करेंगे। नहीं, ऐसी मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन। एनालिसिस होते हैं कोई एनालिसिस की बुनियाद पर देखें, जो एनालिसिस की बुनियाद पर है वो कभी भी, क्योंकि उनके पास ये फतवा है, उनके पास फतवा है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। एटम बम नहीं बनाने का मतलब है कि एक बात क्लियर है कि इस्लामिक बाउंड्रीज़ के अंदर उन्होंने कह दिया है कि हम इंसानियत दुश्मन हथियारों के खिलाफ हैं, कि जो बड़े पैमाने पर डेटरेंस पर कैसे पैदा होगी फिर? डेटरेंस ऐसे पैदा होगी कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिर्फ वो बम बनाने के लिए थोड़ी इस्तेमाल करना है। उसको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको उस एनर्जी के लिए भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। उससे बड़ी-बड़ी बीमारियों के लिए वो जो है ना, वो इलाज भी उसके लिए तशख़ीस कर रहे हैं। बहुत सारे काम वो कर रहे हैं। वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुके हैं। दुनिया ने शायद अभी बहुत से मुल्कों में नैनो टेक्नोलॉजी ने नाम भी नहीं सुना, लेकिन ईरान उसके ऊपर वो जो है वो आगे लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है ईरान और सऊदी अरेबिया एक हो जाएँ, जो कि हो गए हैं वो, मतलब उन्होंने अपने मामलात को हल भी किया है ताकि मुस्लिम उम्मा में जो एक तफरीक है फ़िरक़ावारियत की वो ख़त्म हो और एक जो दुश्मन है इसके खिलाफ तमाम मुसलमान एक पेज पे आ जाए। मैं इस बात का कायल हूँ कि फ़िरक़ावारियत की बुनियाद ना सऊदी अरब है, ना ईरान है, बल्कि अमेरिका है। अमेरिका ने दुनिया में सियासी एक ऐसे हालात को जन्म दिया है, एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप को पैदा किया है इनक़िलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद, कि उस लीडरशिप ने
इस ईरान के अंदर आने वाले इस्लामी इनकलाब के असरात को रोकने के लिए इन टूल्स को इस्तेमाल किया है, अमेरिका को खुश किया है, डॉलर बटोरे हैं, अयाशियाँ की हैं, अमेरिका बरतानिया में अपनी जायदादें बनाई हैं, ये चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे दुनिया के किसी और। टूल्स तो लोकल ही हुए ना। वो तो फ्रेंचाइज है, सही है। फ्रेंचाइज ही यूज़ होती है। यहाँ आपको हर जगह फ्रेंचाइज मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी, ईरान में भी फ्रेंचाइजेज मिलेगी, दुनिया के हर मुख्तलिफ मुल्क में, फ्रेंचाइजेस हैं। लबनान में भी मिलेंगी यही फ्रेंचाइजेज। इसराइल जिसको पैसे देंगे वो काम करे। ठीक है, इस पॉडकास्ट को हम अभी और आगे लेके चलते हैं। साबिर साहब, आखिरी कुछ बातें हिजबुल्लाह के हवाले से करते हैं। हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई, हौलनाक शहादत थी, बहुत मगमूम हुई पूरी मुस्लिम दुनिया, और उनके लिए सब ने ताज़ियत किया। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मज़हबी तंजीमों की तरफ से हमें देखा, जमात इस्लामी ने उस पे इज़हारे ताज़ियत किया, और बहुत अच्छा लगा कि एक पैगाम गया है। हिज़्बुल्लाह के हवाले से कहा गया कि जो पेजर वाला जो मामला था, जिस तरह से वो पेनिट्रेट किया उनके अंदर, और वो इसराइल ने एक फ़ेक कंपनी बनाई, और फिर हिज़्बुल्लाह के जो क्या के फाइटर्स जो थे, यूज़ करते थे उसको। एक तरह से एक सवालिया निशान है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर का दौर अब गया। अब आज का दौर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है। मतलब जज़्बाती नारे लगाना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये बात सही है कि जंग में नुकसान ही होता है। यानी आपका सवाल क्या है कि जो पेजर अटैक हुए और फिर आपने कहा कि जंग से नुकसान होता है, इसमें नहीं, इसका सवाल का मतलब मेरा ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़े ना। लड़ें, बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, ये बात सही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए लड़ें। मैं आपको बताऊँ, इसराइल के पास एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे वो आपकी आवाज़ से, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर वो मेरे पीछे हैं, तो यहाँ मिसाइल मार देंगे। ये यहाँ पे डिवाइसेज़ लगी हुई, तो ये तो उनकी कामयाबी है। वो मेरी बिल्कुल। लेकिन उसका तोड़ क्या है? हाँ, तोड़ बताइए। उसका तोड़ ये था कि उनके लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दिए। बिलाखिर इंसान बोले बगैर तो नहीं रह सकता ना, कब तक खामोश रहेगा? ठीक है। ये एक जेन्युइन इशू है, ये हिज़्बुल्लाह के साथ पेश आया है। 2006 की जंग के बाद से, ये कोई नहीं जानता शायद ये बातें। 2006 की जंग के बाद से इसराइल ने जो हिकमत अमली अपनाई थी, वो यही थी कि हिज़्बुल्लाह के अंदर हमने पेनिट्रेट करना है। वो हिज़्बुल्लाह से लड़ नहीं सकता था। उसने 2006 में तय कर लिया था कि हिज़्बुल्लाह से हम नहीं लड़ सकते, हिज़्बुल्लाह इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब इससे लड़ना, इसको मार के ख़त्म करना, ये नहीं होगी। उन्होंने ये प्लान किया कि हम इसको अपने जासूसी नेटवर्क और अपनी टेक्नोलॉजी और ये सारे वो लेयर्स थी, हम इसके ज़रिए करेंगे। वो 2006 से लेकर जो अब तक उन्होंने 15-16 साल प्लानिंग की, उसमें एक प्लानिंग ये पेजर की थी। ये 16 साल की प्लानिंग है। बिल्कुल है। तो 16 साल से ईरान और हिज़्बुल्लाह इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये एक अलग बात है, इस पे हम फिर बात करेंगे। मैं यही बता रहा हूँ, देखें वो समझ क्या पाए। कुछ उनकी असैसिनेशन हुई 2008 में, कुछ हुई 11 में, कुछ 12 में, उनके बड़े कमांडर्स शहीद हुए। जब तहकीक की गई तो पता चला है कि वो अपनी आवाज़ से मारे गए। फ़ोन पे बात करते हुए या कहीं किसी मीटिंग में बैठे थे, बात कर रहे थे, आपका फ़ोन था। भले उनके पास फ़ोन भी नहीं होते थे अब तो। जो टॉप कमांडर थे वो तो फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन आप तो करते हैं। लेटर्स के ज़रिए कम्युनिकेट आप तो करते हैं फ़ोन इस्तेमाल। अगर मेरे साथ यहाँ बैठे हैं तो आपका फ़ोन है, मेरी आवाज़ उन्होंने डिटेक्ट की और मिसाइल मार दिया। काम ख़त्म। इन्होंने उसको अल्टरनेटिव इजाद किया, इन्होंने कहा पेजर पे आ जाओ। ठीक है। इन्होंने पेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू किया, उस ज़माने से करते रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ़ टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस नहीं। सही। तो कम्युनिकेशन तो करनी है ना, बगैर उसके काम चल ही नहीं सकता। जब पेजर पे आए तो ज़ाहिर है कि दुश्मन, मैंने कहा ना, दुश्मन को हम कभी कमज़ोर नहीं समझते। ना हमने कभी समझा है, ना हिज़्बुल्लाह ने कभी समझा है। नहीं, ये तो हकीकत है साबिर साहब कि इसका जब कोई वो नहीं। मैदान में इस्राएली फ़ौज हिज़्बुल्लाह के सामने आई है, तो मार तो उन्होंने खाई है। बिल्कुल। बहुत बहुत बुरी तरह मार खाई है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है, ये तो वेस्टर्न मीडिया भी जब रिपोर्ट करता है। पेजर के ऊपर आ गए तो पेजर इस्तेमाल करने लगे, तो ज़ाहिर है जब करने लगे 2-4 साल में इसराइल को पता चल गया कि भई यहाँ पे ये पेजर कल्चर आ गया। उन्होंने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने कहा ना, दुश्मन कभी खामोश नहीं बैठा। मैं ये सवाल यहाँ पे पैदा ही होता अगर आप इसको याद दहानी कर सकते हैं। वो जो शुरू में जो पेजेस वो यूज़ कर रहे थे, वो वो इसराइल की कंपनियाँ नहीं थी उसके पीछे। उस वक़्त तो देखें, उस वक़्त तो शायद इसराइल को भी नहीं पता था क्या हो रहा है। लेकिन जब वक़्त के साथ-साथ उनको पता चला, ऐसे नहीं, 2006 में नहीं, बड़ी जंग हुई। जंग के बाद जब इनकी और शहादतें 8 में, 9, 10, 11 में हुई, इनके कमांडर्स मुख्तलिफ जगहों पे शहीद हुए, बड़े कमांडर्स शहीद हुए। ख़ास तौर पे सीरिया की जंग में। सीरिया की जो जंग थी उसमें देखें, एक दूसरी जगह थी वो। वहाँ इसराइल का नेटवर्क फैला हुआ था। बचत का इम्कान बहुत कम था वहाँ पे। वहाँ से नफूज़ हुआ है। जो असल जो ये नफूज़ आया है, जो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन आई है, वो वहाँ से आई है। वो जंग जब ख़त्म हुई है ना, 10-11 साल की बहुत बड़ी जंग थी वो, 11 से लेकर 2020 तक रही है। उसके अंदर ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें
टूट-फूट का शिकार होती हैं जब आप इतनी 11 साल की जंग लड़ते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल कोट झाड़ के बैठे हुए हैं और सामने वाले को नहीं, आपको भी जो है ना वो लॉसेस हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब ये पेजर का ज़माना उसी ज़माने में इंट्रोड्यूस हुआ तो जंग में दू-बदू पता था। दाइश को भी पता था ये पेजर इस्तेमाल करो। दाइश कौन थी? वो इसराइल को देती थी सारी खबरें इनके बारे में। तो जब फिर उन्होंने हिकमत अमली बना ली कि इन तक पेजर कैसे पहुँचाने, तो उसमें कामयाब हो गए वो, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ऐसे कामयाब हुए कि उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट सोशल मीडिया पे चलाए, उनको लगा कि ये कोई सीरियस ऐड चल रहा है, उन्होंने वहाँ जाके क्लिक नहीं, किया। इतना भी आसानी से नहीं हुआ। वो कम ना कहीं नहीं, वॉच ये इतना आसानी से नहीं हुआ यार। ये मैं वो बातें नहीं करना चाहता, वो बहुत सेंसिटिव बातें हैं। इतना आसानी से नहीं हुआ कि हिज़्बुल्लाह ने कि किसी मोबाइल पे ऐड देखा, कंप्यूटर पे ऐड देखा। हिज़्बुल्लाह ऐसी नहीं है। उनको ये ज़र्ब ज़रूर लगी है। इसका एतराफ़ सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपनी शहादत से पहले जो आखिरी तकरीर की थी, उन्होंने इस बात का अपनी तकरीर में कहा कि ये बहुत बड़ी ज़र्ब है और हमें इसका इदराक भी है कि हमारा कितना अच्छा। सिर्फ यही नहीं हुआ, शायद आपको पता हो, 4000 पेजर ब्लास्ट होने के बाद अगले ही दिन आपको पता है 30,000 वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए। ठीक है, तो ये भी हुआ है। खुलासा ये है, अगर बिलाखिर वो इतनी टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये ब्लास्ट कर लिए, वो चाहते थे हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर धड़ाम से गिरा दें। ये सब करने के बाद उन्होंने आखिरी काम किया हसन नसरुल्लाह को उन्होंने असैसिनेट किया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? फिर इन सारी चीज़ों के बाद आ जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ ठीक है। ये निकला, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, मेरी सवाल ले लीजिए ना कि पीस एग्रीमेंट जो हुआ वहाँ पे, जो अमेरिका ने बाइडेन ने करवाया, उसमें अंदर ये एक शर्त ये रखी कि हिज़्बुल्लाह के जितने भी साउदर्न बॉर्डर्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। सही है। अब देखें, ये सारा कुछ हो गया, सैयद हसन नसरुल्लाह भी शहीद हो गए, बहुत बड़ा वो 80 टन का बम मारा। हाँ। दुनिया कहाँ सो रही है? ये भी बात होनी चाहिए ना, 80 टन का बम आप मारते हैं। ठीक है, वो तो गैर इंसानी हरकत है ना, गैर इंसानी लोग हैं वो। तो ये कोई कामयाबी नहीं है, हाँ, ये ठीक है। इज़्ज़ल ही है। ये समझ देखिए, मेरे नैरेटिव अगर सवाल रखने का मकसद नाज़रीन ये नहीं है कि हम उस कॉज़ को हम सवाल करें, हम सिर्फ़ एक जो मादी तौर पे चीज़ों को हम जिस तरह से देखते हैं ना, मैं उस लिहाज़ से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि लोग सवाल ये करते हैं कि अगर आपकी बातें बहुत बुलंद हैं, स्ट्रैटेजी कहाँ है? मैंने कहा ना कि सारा कुछ है। सैयद हसन ने भी कहा कि बड़ी ज़र्ब लगी है। मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़र्ब थी। इसराइल को किसी हद तक इसमें कामयाबी मिली, ठीक है मिली। लेकिन अब कामयाबी देखना ये है कि इसके सब बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये हो रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने उस शहादत के 60 दिन के अंदर इसराइल के 51 मिरकावा टैंक तबाह किए। 300 से 900 मिलियन डॉलर का एक मिरकावा है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। 51 टैंक 60 दिन में तबाह बर्बाद कर देना मामूली चीज़ है। 1000 फौजियों को लूला और वो लंगड़ा कर देना, जिसको हम अपनी ज़बान में लूला, लंगड़ा, हाथ पैर क कटा हुआ आदमी कहते हैं। कई 100 लोगों को मार देना, 2 लाख सेहूनी आबादकारों को आज तक शुमाली फ़लस्तीन में वापिस ना आने देना। ये सारी कामयाबियाँ हैं। ठीक है, ये नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जंगी अहदाफ कहाँ जा रहे हैं। जो आपने सीज़ फायर की बात की, ये तो अमेरिका ने कहा ना कि वो डिस्ट्रॉय कर दो, तो कौन करेगा डिस्ट्रॉय? वो करके दिखा वहाँ की गवर्नमेंट करेगी। करके दिखाए ना। अच्छा। कैसे करेगी? हुकूमत को भी ये पता है, हुकूमत दबाव में है अमेरिका के, इसराइल के, लेकिन हुकूमत को पता है कि अगर कोई डिफेंस लाइन है हमारे लबनान की, लबनानी जो ईसाई हैं, उनका अगर कोई डिफेंडर है तो हिजबुल्लाह है। लबनान के सुन्नी मुसलमान हैं तो उनका डिफेंडर भी हिजबुल्लाह है, और लबनान के शिया मुसलमान हैं तो वो भी डिफेंडर हिजबुल्लाह है। ये इसलिए मैंने तीनों कम्युनिटीज़ का नाम लिया क्योंकि वहाँ ये डिवीज़न मौजूद है, वहाँ के दस्तूर में मौजूद है। वरना मैं कभी शिया सुन्नी मेरे बात नहीं करता, आप इससे बुलंद आते क्योंकि वहाँ पर ये बात है। मैंने उनके आइन के मुताबिक इसको डिस्क्राइब आइन में ये है ना कि जो अहले तशय्युं बिल स्पीकर बनेंगे, बिल अहले सुन्नत प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और जो ईसाई हैं वो प्रेसिडेंट। अच्छा। अच्छा, इन सब की डिफेंडर कौन है? वो खुद हिजबुल्लाह, ये सब जानते हैं। वो कैसे डिस्ट्रॉय तो मिलिशिया है ना एक, मलेशिया नहीं है, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर भी है, लेकिन पॉलिटिकल सुनिए, फोर्स है, रेजिस्टेंस है, पॉलिटिकल फोर्स है। उनके 14-15 पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी ये बल्दिया है, उनका पूरा एजुकेशनल सिस्टम है, सब कुछ है। उनको सिर्फ मलेशिया कह के उनको एक ठीक है। अच्छा, चले इस पे बात करेंगे कभी, बस बिल्कुल वक़्त बहुत थोड़ा-सा रह गया है। शाम के अंदर जो तब्दीली आई, बशर अल-असद की हुकूमत गिरी, बिल्कुल फ़ास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, हमारे पास वक़्त बहुत कम है। जुलानी साहब वहाँ पे आ चुके हैं। हिज़्बुल्लाह की सप्लाई लाइन ख़त्म हो गई है, जो कि फ़लस्तीन की तरफ थी। अब शाम में जुलानी साहब के जो बयानात हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम नई कोई नई जंगी महाज़ नहीं करेंगे, और फिर साथ-साथ इसराइल ने बफर ज़ोन्स पे भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल एंटिटी थी। ये भी तो एक लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अब देखना ये है कि जो जिस तरफ आपने इशारा किया हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन, मेरी बात समझें, देखें, यमन कहाँ है? या यमन के साथ कौन से मुल्क का वो ज़मीनी रास्ता है? कौन सा मुल्क है? सऊदी अरब है सिर्फ। तो यमन को मिसाइल कौन भेज रहा है? यमन जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो शायद दुनिया के 6 मुल्कों के पास है,
अगर यमन तल अबीब के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल चला रहा है तो ये टेक्नोलॉजी यमन ले रहा है ना कहीं से। मैं ये कहता हूँ जो रेजिस्टेंस है, चाहे फ़लस्तीन में है, लबनान में है, यमन में है, इराक में है, ईरान में, कहीं भी है, रेजिस्टेंस एक फ्लेक्सिबल टाइप का एक इदारा है, एक फ्लेक्सिबल बॉडी है। वो उसके अपने अंदर वो लचक रखती है, वो रास्तों की मोहताज नहीं होती। रेजिस्टेंस कभी रास्तों की मोहताज, फ़लस्तीन में कौन सा हमारा ज़मीनी बॉर्डर है? आज हमारे फ़लस्तीनी भाई जो तल अबीब पे मिसाइल मार रहे हैं, जो ड्रोन चला रहे हैं, उल्टा ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं भाई। आपको पता है गज़ा के अंदर हर गली में ड्रोन घूम रहे हैं, जो आवाज़ से पकड़ते हैं लोगों को, आवाज़ पहचान के बता देते हैं ये बंदा गुज़र रहा है, जो मैंने टेक्नोलॉजी बताई ना, ठीक है। इन ड्रोनों के होते हुए भी आपने देखा कि अल-कस्साम के जवान सुरंगों से निकलते थे और इस्राएली फ़ौजियों को निशाना बनाते थे। क्या ये सिनवार उन्हीं सड़कों पे आपको चलते हुए चादर ओढ़ के वहाँ पे घू नहीं, ये सरदार की जो शहादत है तो डिफाइंस है, मतलब ये कि इन्होंने अपनी दिखाया कि वो ठीक है, खौफज़दा नहीं है वो। इनमें कोई खौफ़ज़दा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस को रास्तों की, ज़मीनों की मोहताज नहीं है। लेकिन जो सीरिया में हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। बशार उल असद स्टैंड करते, खड़े रहते, तो इनके लिए ईरान और ठीक है। रूस भी इनका साथ देते। जुलानी काबिल एतमाद नहीं है, जुलानी एक पपेट है, पहले दाइश में था, अल-कायदा में था। आज जो है वो अल्लाह भला करे, ये अभी वो इसराइल का पपेट बन गया, डायरेक्ट इसराइल के लिए काम। देखो, लोग ये कहते हैं कि इजराइल को सीरिया के अवाम की सपोर्ट हासिल है। नहीं, कौन से अवाम की सपोर्ट हासिल है? क्या वो इलेक्शन करके बना है वो सदर? वो बशर अल-असद भी तो बशार उल असद रेफरेंडम के ज़रिए इलेक्शन बना। नहीं, बशार उल असद नहीं, बशार उल असद को देखें मुझे रेफरेंडम में भी लोग कहते हैं धांधियाँ होती थी। नहीं, ठीक है होती होंगी, लेकिन बिलाखिर लोगों ने वोट दिया। उसने एक प्रोसीजर अडॉप्ट साबिर साहब 1% की नुमाइंदगी करते हैं वो, बशार करते थे। चलें बशार करते होंगे 1%, ये भी तो 100% की नहीं करते। ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए तो वहाँ पे। ठीक है, होने चाहिए। अब ये इसराइल शाम पे कब्ज़ा कर रहा है। बशार उल असद के होने का एक फ़ायदा तो बेशक उसके साथ हमारा इख्तिलाफ़ हो या और कोई सियासी मसाइल हों, लेकिन बशार उल असद के होने से एक फ़ायदा तो था ना कि इसराइल को लगाम थी। इसराइल वो डरता था, शाम के अंदर नहीं आता था, गोलान तक था। ख़ामी यही थी कि बशार उल असद की जो एक बुराई की जानी चाहिए, वो बुराई ये की जानी चाहिए कि जब दाइश के ख़ात्मे के बाद इसराइल ने मुसलसल शाम पर हमले किए, तो शाम को उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन की तरफ जाना चाहिए था, जिस पर वो कई साल तक नहीं गया। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि इसराइल ने जुलानी को लाकर अमेरिका ने वहाँ ठीक है। के सर पे बिठा दिया। ठीक है, इस पे बात करेंगे कभी इंशाल्लाह, लेकिन आज के लिए एक बहुत काफ़ी है ये। बहुत सारी हमने 2 डिस्कशंस मिडल ईस्ट के हवाले से नाज़रीन, फ़लस्तीन पहले पॉडकास्ट में फ़लस्तीन के हवाले से, हमास के हवाले से, आज ईरान, सऊदी अरेबिया, हिज़्बुल्लाह, ये मौज़ूआत रखे। आप अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा इंशाल्लाह। तीसरे पॉडकास्ट में हो सकता है हम यूरोप की तरफ विज़िट करें और अमेरिका और यूरोप के हवाले से, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कैसे होंगे, क्या पॉलिसीज़ हैं, तीसरे उस पे करेंगे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को भी छुएँगे हम। उस डोमेन में भी, उस टेरिटरी के अंदर भी आना चाहते हैं साबिर साहब से, उस पर भी लब कुशाई करवाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे साबिर अबू मरियम के साथ इजाज़त दीजिए। तस्मीन जावेद को अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।